आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं। तो सबसे पहले है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की जो किरण है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन है उसके दो नियम हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए शर्त होते हैं। क्या शर्त होते हैं? ए बराबर r/2 शर्त होते हैं। फिर है दर्पण की चौड़ाई के दर्पण का द्वारा का, दर्पण की चौड़ाई है उसी को दर्पण का द्वारा कहा जाता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होगा। दर्पण के सामने कोई दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होगा। हाँ, तो वह दर्पण या तो समतल होगा या तो उत्तल, यानी कि सीधा प्रतिबिंब किसमें? समतल में या तो उत्तल में होता है। फिर है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। फिर है कि अगर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस में है, चाहे तो +20 रहे 40 रहे, जो भी रहेगा तो हमेशा उत्तल होगा। फिर है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f जो होती है ऋणात्मक होती है। भी क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों को दोनों ऋणात्मक होती है। लेकिन वही उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ही धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर है कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। कोई वस्तु है जो कि समतल दर्पण से जितना आगे होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। फिर है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा उल्टा, लेकिन काल्पनिक जो है हमेशा सीधा बनता है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है कि प्रकाश की चाल निर्वात या शून्य में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वही प्रकाश की चाल पानी में देखते हैं तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। वही आपका कांच में अगर प्रकाश की चाल को देखा जाए तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करीब करीब पूछा ही जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और अगर किलोमीटर पर घंटा में है तो 3 × 10⁵। उसी तरह से आपका पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर घंटा हो गया, और कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर घंटा हो गया। फिर वायु की अपेक्षा पानी जो है प्रकाशतः सघन माध्यम है। वायु की तुलना में पानी जो है आपका सघन माध्यम है, और पानी की अपेक्षा में कांच जो है वो सघन माध्यम है, और कांच की अपेक्षा पानी क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। अगर ऑपोजिट हो गया तो विरल माध्यम। सघन माध्यम कहने का मतलब जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है, और विरल माध्यम कहने का मतलब है जिससे प्रकाश का वेग अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर हट जाती है। फिर है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो विलंब से दूर हटेगा, लेकिन वही विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किसकी ओर? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर है जब प्रकाश की किरण किसी दो माध्यमों को, जब प्रकाश की किरण रे है कोई दो माध्यम को अलग करने वाली सतह लंबवत पड़ती है, अगर लंबवत पड़ेगा तो कहीं मुड़ेगा नहीं और बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाती है। तो याद रखना है, तीनों सघन से विरल में जाएगा तो विलंब से दूर हटेगा, विरल से सघन में जाएगा तो विलंब की ओर जाएगा, और अगर लंबवत पड़ेगा तो बिना किसी को क्या है कि किसी तरफ जाए हुए सीधा निकल जाएगा। यानी लंबवत पड़ने वाली किरण सिल्ली से सीधे निकल जाती है। लंबवत पड़ने वाली जो किरण है वो कहाँ से? तो सिल्ली जो है, सिल्ली से वो सीधे बाहर की ओर निकल जाती है। तो ये लेसन आपका फिजिक्स लेसन 2 में पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन में। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है? तो आगे है कि प्रिज्म में आपका 5 सतह एवं 12 किनारे होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं और 12 किनारे होते हैं, लेकिन इसमें बना कोण हमेशा 60 डिग्री का होता है। प्रिज्म में बना कोण हमेशा 60 डिग्री का होता है, भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होती है
और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। भी याद रखना है, पूछता है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। फिर है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है। और एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर, यानी कि एक डायोप्टर किसको कहेंगे, तो जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगा उसी को एक डायोप्टर कहते हैं। फिर है उत्तल लेंस की आपका क्षमता भी धनात्मक होता है, फोकस दूरी भी धनात्मक है तो क्षमता भी धनात्मक है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फिर प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, उस तरह से परावर्तन के भी 2 नियम था और अपवर्तन के भी 2 नियम है। और प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, जिसे साइन आई बटा साइन आर के द्वारा लिखा जाता है। फिर निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और निर्वात के बाद अगर देखा जाए तो निर्वात के बाद जो हवा है, हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, यानी निर्वात के बाद किसमें, हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। फिर है अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। फिर है आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है, तो आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण की अपेक्षा उल्टा है, दर्पण की अपेक्षा क्या है, उल्टा है। फिर है किसी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। कोई वस्तु है, उसका वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन से, तो समतल दर्पण, किसी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। फिर है जल, कांच, प्लास्टिक लेंस के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मिट्टी लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में कौन है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी लेंस के लिए नहीं होता है और किसी लेंस के आवर्धन मात्रकहीन होता है। फिर है कि लेंसों की मुख्य फोकस की बात करते हैं, तो लेंसों की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं उसी को निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। फिर हीरा का अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक वायु, बर्फ और कांच की तुलना में सर्वाधिक, यानी सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है, हीरा का है। फिर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। पहले बताया गया कि अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। फिर लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और एक डायोप्टर बराबर मीटर इनवर्स 1 होता है, तो कि याद रखना है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, एक डायोप्टर बराबर मीटर इनवर्स 1 होता है। फिर टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकिरण परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव है जो कि प्रकाश के परिकिरण घटना को क्या करता है, प्रदर्शित। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परिकिरण परिघटना को कौन प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव करता है। फिर है वायुमंडल में लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण अधिक होता है। वायुमंडल जो है, वायुमंडल में लाल रंग के प्रकाश का परिकिरण क्या होता है, अधिक होता है। ऐसे लाल रंग का परिकिरण बहुत कम होता है, लेकिन वायुमंडल में जाएंगे तो वायुमंडल में परिकिरण क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। आगे फिर है आपका कि तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। टंगस्ट्रम जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य को कोच में तो एंगस्ट्रम में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, जो कि लंबाई का मात्रक है। फिर बिजली के उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। बिजली के उपकरण है उससे बचने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज, तो फ्यूज के तार ऐसे पदार्थ हो जिसकी प्रतिरोधकता अधिक और गलनांक कम होता है। क्वेश्चन याद रखना कि फ्यूज के तार कैसे होना चाहिए, तो प्रतिरोधकता अधिक होना चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए। फिर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है और आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम है। तो हम याद रखना सभी का, विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत विभव का भी वोल्ट, विद्युत शक्ति का वाट और आवेश का कूलाम। फिर है विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है, और वही अस्थायी चुंबक की बात करते हैं तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है विद्युत चुंबक के लिए नरम लोहे और अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। फिर है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की उक्ति को जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा की उक्ति करने को जनित्र। आगे फिर आम मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आम मीटर जो है, आम मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर धातुओं के धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातुओं में धारा का प्रवाह जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। फिर एक बल्ब में अगर 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होता है। 120 कूलाम अगर आवेश प्रवाहित हो जाएगा तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। फिर अमीटर है, अमीटर से धारा मापा जाता है। अमीटर से विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, अमीटर से किसको, धारा को मापते हैं। फिर है गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। फिर एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका, ऊर्जा का मात्रक है। और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है।
एम्पियर घंटा ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो है आपका जूल होता है। 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। फिर विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर को जो मापता है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। हाइड्रो का अर्थ जल होता है। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। फिर बैटरी से कौन सी धारा निकलती है? तो बैटरी से आपका डिश धारा निकलती है। बैटरी से कौन सा? डिश धारा निकलती है, डायरेक्ट करंट निकलती है। फिर ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। याद रखना कि ताप अगर बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर अब वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। अगर प्रतिरोध का पूछेगा तो प्रतिरोध का ओम होता है, और प्रतिरोधकता है तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक आपका ओम मीटर होता है। याद रखना है, एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। फिर है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको चांदी को माना जाता है। कहाँ? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है आपको चांदी को माना जाता है। किसको माना जाता है? चांदी को माना जाता है। किसको? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो अभी तक हम लोग फिजिक्स में कितना 64 क्वेश्चन को जान चुके हैं, और इसमें कम से कम हम लोग तो 125 क्वेश्चन के आसपास जानेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में। चलिए आगे हम लोग जानते हैं 64 के बाद 65। तो 65 है कि वोल्ट मीटर जो है उसको विद्युत परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के समानांतर क्रम में। फिर है इलेक्ट्रिकल हीटर जो होता है, हीटर का नाम सुने हैं, उसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। हीटर में किसका? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। और आम मीटर जो होता है, आम मीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है। आम मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो नगण्य होता है। फिर विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। फिर 1 HP यानी हॉर्स पावर कितना था? 746 वाट के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि 1 HP किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। फिर 1 वाट बराबर क्या होता है? तो 1 वाट जो है 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। 1 जूल पर सेकंड के बराबर। फिर है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। पहले दक्षिण से उत्तर, उत्तर दक्षिण नहीं, चुंबकीय जो क्षेत्र रेखा अंदर में वो दक्षिणी से उत्तर की ओर होता है। फिर है चुंबकीय बल रेखा काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखा जो होती है काल्पनिक होती है, क्योंकि ये सदिश राशि है, और चुंबकीय क्षेत्र को पूरा पूरा व्यक्त करने के लिए मान के साथ साथ उसको डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। फिर है किसी विद्युत परिपथ सीधी लंबी परितालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के सभी बिंदुओं पर समान होता है। फिर है यदि नरम लोहे को धारावाही कुंडली में गर्म रखा जाए तो यह विद्युत चुंबक बन जाता है। अगर नरम लोहे को धारावाही कुंडली के साथ गर्म कर दिया जाता है तो यह विद्युत जो है चुंबक बन जाता है। फिर फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा जो है बल की दिशा की ओर इंडिकेट करता है। अंगूठा किसकी ओर? बल की दिशा की ओर। और वही बाएं मतलब फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर करती है। तो याद रखना, एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त के अनुसार अंगूठा किसकी ओर? तो अंगूठा जब बल की दिशा की ओर संकेत करती है, वही आपका तर्जनी किसकी ओर करेगी? तो तर्जनी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगी। किसकी ओर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर आपका करेगी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि 1 कूलम बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 कूलम होता है। ये भी याद रखना है, आगे ये भी बताया जाएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन में। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 77 नंबर में है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के कौन से? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। फिर है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट है। विद्युत ऊर्जा है उसका व्यापारिक मात्रक कौन है? तो उसका यूनिट है। फिर है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होता है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होती है। और कौन सा प्रतिवर्ती धारा? अल्टरनेटिंग करंट। फिर वही है विद्युत परिपथ 5 एम्पियर विद्युत धारा के अनुमतांक के बराबर होते हैं। जो विद्युत परिपथ है 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुमतांक के होते हैं। फिर है कि घरों में दुर्घटना जो है आपका शॉर्ट सर्किट से होता है। घर में दुर्घटना किसके कारण? शॉर्ट सर्किट के कारण। और घरेलू विद्युत परिपथ में स्विच जो है कौन से तार में? तो स्विच गर्म तार में लगाया जाता है। कौन से तार में? गर्म तार में लगाए जाते हैं। फिर है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। अति भारण जो होगा उस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वही विद्युत जनित्र जो है विद्युत जनित्र क्या करेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। वही जनरेटर जो है जनरेटर क्या करेगा?
तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब कि जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेगा। वही विभक्त वलय है उसका उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग विद्युत मोटर में, तो याद रखना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर, फिर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनित्र, और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा, विद्युत जनित्र बोलिए या जनरेटर, दोनों सेम होता है, लेकिन हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। फिर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टर्ड ने 1820 ईस्वी में किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टर्ड ने 1820 ईस्वी में। फिर जब कोई धनावेशित कण पश्चिम की ओर प्रतिक्षेपित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर हो जाती है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अवश्य ऊपरी मुखी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऊपरी मुखी हो जाएगी। फिर है एसी जनित्र जो होते हैं सर्पी वलय होते हैं। एसी जनित्र कैसे होते हैं, तो एसी जनित्र जो होते हैं, एसी जो आपका सर्पी वलय होते हैं, जबकि जो डीसी जनित्र होते हैं द्विक परिवर्तक होते हैं। क्या होता है, द्विक परिवर्तक होते हैं। आगे बात करते हैं आँख के लिए, तो आँख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है। आँख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है। फिर मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है जिसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। फिर है मानव नेत्र में कचाव द्रव एवं नेत्रोध के कारण आंसू आता है जो लेंस और रेटिना के बीच स्थित होता है। फिर है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। फिर है दूर या दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी दूर के लिए उत्तल लेंस का, निकट के लिए अवतल लेंस का, और जरूरतदस्ता के लिए बायोफोकल लेंस का, जिसे द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं। फिर है अबिंदुकता दृष्टि दोष के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। छड़ और शंकु के कारण रंग और आकार को पहचाना जाता है। प्रिज्म में पहले ही बताया 5 सतह होते हैं जिसमें बना कोण 60 डिग्री का होता है। फिर है सूर्य के प्रकाश को और दुधिया बल्ब के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है। फिर है लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग और पीला पिकॉक नीला और मैजेंटा द्वितीयक रंग है। फिर है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसका विचलन क्या होता है, कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे अधिक होता है और इसका विचलन कम होता है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखना है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सब आपके फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए बहुत, मतलब फिजिक्स लेसन के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि पूछता क्या कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसका विचलन सबसे कम होता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे हम लोगों को कौन सा क्वेश्चन, अभी हम लोग 102 क्वेश्चन को देख चुके हैं। कितने, 102 क्वेश्चन को देख चुके हैं। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं 103 नंबर की, कि 103 नंबर में क्या है। ऐसे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रकार का परेशानी ना हो, कोई प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो आपको बताया जा रहा है वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन नया भी है तो उसे भी देख लेना है ताकि हमें कहीं से क्वेश्चन पूछे तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं 102 के बाद 103 नंबर क्वेश्चन। तो 103 नंबर क्वेश्चन है कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, जो बैंगनी रंग है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसका विचलन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसका विचलन सबसे अधिक होता है। फिर तरंगदैर्घ्य का मान 400 से लेकर 700 नैनोमीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का जो मान है 400 से लेकर कहाँ 700 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है तथा 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। फिर है लाल रंग, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 620 से 700 नैनोमीटर होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 620 से 700 नैनोमीटर होता है। वही बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य 400 से लेकर 440 नैनोमीटर होता है। 400 से लेकर 440। तो बैजानी हाफिनाला है जो कि 7 रंगों का एक मिश्रण। बैजानी हाफिनाला कितने रंगों का, 7 रंगों का एक मिश्रण है। फिर है स्पेक्ट्रम या वर्णपट है जिसका एक सिरा बैंगनी रंग का होता है और दूसरा सिरा लाल रंग का होता है। परिकीर्णन का अर्थ क्या है, तो परिकीर्णन का अर्थ होता है फैलाना, छितराना या बिखरना। फिर टिंडल प्रभाव की जानकारी के बारे में आपको कौन बताए थे, तो रेले नामक, यहाँ पे आपका मिस है, रेले नामक वैज्ञानिक टिंडल प्रभाव के नाम पे बताया था लेकिन रेलवे लिखा गया, लेकिन रेलवे नहीं होगा, रेले नामक वैज्ञानिक हो जाएगा। फिर अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा, तो नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा कैसा, काला प्रतीत होता है। फिर है मानव नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है, यानी कोई चीज़ का इमेज 1/16 सेकंड तक बना रहता है। फिर है मानव नेत्र के दृष्टिपटल भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पे, तो रेटिना पर दृष्टिपटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर है नेत्रदान में आंखों का कॉर्निया दान दिया जाता है। नेत्रदान जो होता है उसमें आंखों का कॉर्निया दान में दिया जाता है।
फिर है श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहता है। श्वेत प्रकाश है उसको अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। फिर है न्यूटन ने सबसे पहले कांच की प्रिज्म की मदद से सूरज की रोशनी का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। किसके सूरज की रोशनी का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। फिर है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन, कोई माध्यम में अगर छोटे छोटे कण है और उसी के निलंबन को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। उसी के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। तो अभी हम लोग कितने 117 क्वेश्चन को जान चुके हैं। चलिए हम लोग आगे जानते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। तो 118 नंबर है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है जबकि दोपहर में यह सफ़ेद। सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उसमें सूरज कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, लेकिन दोपहर में यह सफ़ेद होता है। फिर नेत्र गोलक का आकार लगभग गोलाकार होता है जिसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर होती है। यानी नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होती है। फिर अर्धवृत्ताकार पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष क्यों कहेंगे, तो अर्धवृत्ताकार जो आकार की पट्टी होती है उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। फिर आँख का सुरक्षा कवच पुतली को माना जाता है। आँख का सुरक्षा कवच किसको, पुतली को माना जाता है। फिर आँख के पीछे रेटिना कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है। नेत्र गोलक के सबसे सूक्ष्म ग्राही परत को रेटिना कहते हैं और ये बराबर उत्तल लेंस मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए होता है। तो एक क्वेश्चन आपका 124 क्वेश्चन बताया गया। ऐसे इस लेसन मतलब कि फिजिक्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम लोग कम से कम 124 क्वेश्चनों को भी अगर याद रखते हैं तो हमसे फिजिक्स का करीब करीब क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल साइंस से 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन में आपका फिजिक्स का जो पार्ट होता है वो आपका कितना होता है, तो उसके बारे में कितना 14 नंबर का होता है। कितना नंबर का, 14 दूनी 28, 28 को क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 20 क्वेश्चन आपको कंफर्म बन जाएगा। तो इस तरह से हमें इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर से हम लोग अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।